है आपका आईएनए न्यूज़ में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है विश्वेश्वर रेड्डी साहब। सबसे पहले साहब आपका स्वागत करता हूं आईएनए न्यूज़ में। थैंक यू साहब, सलाम वालेकुम। साहब सबसे पहले आपके बात पूछना था कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं हैदराबाद से हूँ और हमारा गांव जो है हैदराबाद से 40 किलोमीटर धर्मसागर बोल के चेवला के बाजू वही है हमारा गांव। मैं पैदा यहीं हूँ, पढ़े भी यहीं हुआ। उसके बाद कॉलेज के लिए बाहर गया। कहाँ पे गए थे सब? मैं पहले इंटरमीडिएट पढ़े तो यहाँ पर लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में था 4th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद हैदराबाद पब्लिक स्कूल में हुआ और उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए फिर लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज गए थे। इंटरमीडिएट के बाद मैं मद्रास में बहुत मशहूर और बहुत पुराना 100 साल का पहले जो एस्टैब्लिश हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज, गिंडी इंजीनियरिंग कॉलेज मद्रास यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ा था। और उसके बाद मैं 3-4 महीने यहाँ हैदराबाद में काम करके फिर अमेरिका गया और अमेरिका में न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैं पढ़ा और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, दोनों में मैं पढ़ा। और पढ़ने के बाद वहाँ पर मैं एडजंक्ट फैकल्टी भी था। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं टीचिंग में और काम किया। विप्रो का आप अपना एक एक्सपीरियंस है, आपका एक एमडी किया, उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिकल में किया, तो आपका उसका तजुर्बा कैसा था? क्या हाल था, कैसा था तजुर्बा आपका? मुझे एजुकेशन के बाद अमेरिका में लास्ट एजुकेशन था वो इंजीनियरिंग करा। उसके बाद मैं वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चरर था न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट में, फैकल्टी एडजंक्ट फैकल्टी था। उसके बाद मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करा और वहाँ से निकल के मैं खुद एक कंपनी बनाया, रेड्डी इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। वो हवाई जहाज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और 1989 में बहुत प्रेशर आया क्योंकि एक ही ओनली सन, वाली साहब के ओनली सन थे, तो वापस इंडिया आया। और इंडिया में भी मैं 2 कंपनी शुरू करा, स्टेफान और सिटाडेल बोल के। और ये कंपनी का मेन काम है इंजीनियरिंग में नए नए इनोवेशन, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर में नए नए इनोवेशंस और सॉफ्टवेयर बनाना। तो इसमें 2-3 सॉफ्टवेयर जो दुनिया में किधर नहीं बना वो हमारे कंपनी में बना। तो ये विप्रो कंपनी पहले एक्चुअली जी कंपनी आके अमेरिका से ये सॉफ्टवेयर, हम पूरा सॉफ्टवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो पूरा हम खरीद लेना चाह रहे हो। तो हमारे कंपनी को एक पोर्शन उनला खरीद के उसका नाम जनरल इलेक्ट्रिक जेम्स आईटी बोले। तो हम और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर मैं ही था और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीई मेरे को ही बनाए थे। तो जेम्स जी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी में एक छोटा नया कंपनी बनाया, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ मैं था। और मैं बचपना से ये कंपनी जो है थॉमस एडिसन, वो लाइट बल्ब जो इन्वेंट करे उसी का वही कंपनी है। तो इसमें काम करने से मेरे को बहुत एक्सपीरियंस आया और वो ह्यूमन रिसोर्स कैसा मैनेज करते वो तो मुझे नया सीखा वहाँ से। और उसके बाद ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर विप्रो HCIT भी हमारे सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी करेगा। और विप्रो कंपनी पूछा उसका हेड मैं ही करूँ, तो मेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ उनला अपॉइंट करे विप्रो HCIT में। वहाँ भी 3 साल में काम करा और वहाँ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो कंपनी हैदराबाद में ही था और बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सका वो दोनों कंपनी में, विप्रो में और GE में। उसके बाद मैं वो छोड़ के, वो 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट था, 3 ईयर पहले GE में 3 साल और इसमें 3 साल। सो वो 6 साल के बाद मेरे खुद के कंपनी को वापस आया और यहाँ भी इनोवेशंस और नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे। कौन सी कंपनी? ये कंपनी का नाम सिटाडेल रिसर्च एंड सॉल्यूशंस बोल के कंपनी है। इसको बहुत सारे पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, नए नए मशीन्स जो दुनिया में कहीं नहीं बना या इन्वेंशन होता। और इसमें बहुत सारे लोग यहाँ हैदराबाद के एम्प्लॉइज, नए नए प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट। इस बात भी याद आया मुझे
कि आपके दादाजी जो थे उनका नाम था रंगा रेड्डी साहब के नाम से एक रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो अब कैसा लगता है जब रंगा रेड्डी उनके नाम से बनाया गया आपके दादाजी के नाम से, क्योंकि आंध्र प्रदेश जब तक नहीं गया, तेलंगाना जब तक नहीं गया, तब तक उनका नाम लेता जाएगा। किस तरह से आपको प्राउड महसूस होता है अपने आप पे, मैं उनका पोता हूँ? हाँ, ज़रूरी, वो तो हर आदमी को वो प्राउड फील करते हैं कि आपके दादा के नाम इतना बड़ी है, दादा के नाम के ऊपर से डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है, पर उसके साथ साथ बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होते हैं। और इतने बड़े नाम है दादा के, अपन कुछ नहीं करें तो अपने खुद का बिजनेस देख के दावतों में ये वो फिरे तो फिर सकते, मज़ा कर ले सकते, मगर कभी भी रात को आए के सोए तो अच्छा नहीं फील होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील आप होता। दादा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, उनकी ज़िंदगी में जो आप देखे हैं, उनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में? मैं तो जब मैं 10 साल का था, दादाजी के एज मैं समझता हूँ 75 ऐसा थी, और जो पॉलिटिक्स में जब रिटायर हो रहे थे। और दादाजी जब हम बचपने में पॉलिटिक्स से असल में रिटायर हुआ, मगर तेलंगाना एजिटेशन 69 में फिर शामिल हुआ। तो जब रिटायर हुआ बहुत याद है, दादाजी के गाड़ी पूरा दादाजी के टाइम फ्री टाइम बच्चों से, पोतरे से गुजारते थे, और हमारे एजुकेशन और हमारा खाना, हमारा ट्रांसपोर्ट पूरा दादाजी खुद का जिम्मेदारी लिए, सब बच्चों का, पोतरों के साथ। और हमारा जॉइंट फैमिली था फील खाना में, तो दादाजी के सब बच्चे, दादाजी के भाई के बच्चे भी थे, तो हमारा पूरा एक फुटबॉल टीम भी था अपना घर में फील खाना में। तो बहुत मज़े के दिन था। और जब जो है वो सोसाइटी ऐसा था, आप घर में नहीं खेल रहे थे, सेफली रोड के ऊपर खेल सकते थे। अब तो हम बच्चों को बंजारल्स में ठहरो, रोड के ऊपर नहीं जाने देते, मुश्किल होता है। और पड़ोसी कौन है नहीं मालूम। जब तो पड़ोसी नहीं, पूरा मोहल्ला जानते थे अपने को, और अपन जानते थे, मिलजुल के खेल रहे थे। साथ ही साथ और एक मशहूर शख्सियत थी आपके वालिद साहब जस्टिस थे, तो उनकी कोई ऐसी जिंदगी जो कि आपको बहुत ही यादगार लगी, कोई ऐसा वक्त गुजरा जो कि सियासी भी उसमें बीच में आया था, कुछ ना कुछ ऐसा लगा था? पिताजी तो बहुत अच्छा याद है, और लॉयर थे, उसके बाद जज बने, उसके बाद चीफ जस्टिस बने आंध्र प्रदेश के, और बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और उसके बाद थोड़ा सियासत में भी शामिल हुए। वो नेशनल कमीशन फॉर स्मॉलर स्टेट्स, वो शिबू सोरेन, अजित सिंह, जब 90s में जब से उन्हें तेलंगाना के लिए बोल तो पॉलिटिकल और एकेडमिक सर्कल्स में काम कर रहे थे, तो जब शिबू सोरेन झारखंड के लिए फाइट कर रहे थे, और अजित सिंह जी हरित प्रदेश के लिए फाइट कर रहे थे, सब मेंबर्स थे इसमें, तो नेशनल कमीशन फॉर स्मॉलर स्टेट्स। मगर एक चीज़ तो बहुत क्लियर याद है, जब उन्हें जज बना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, एक आंध्रा लॉ केस बनाए जब मुल्की रूल्स और जियो 36 फोर्स में था, तो जब अपने को प्रोटेक्शन था, अपना तेलंगाना वालों को ग्रेजुएट होते जॉब मिलने का चांसेस थे, मगर आंध्रा वाले आके केस बनाए कि मैं मुल्की रूल्स निकाल देना और ये जियो 36 निकाल देना। तो केस आया 3 जज बेंच के आया था, उसमें वाली साहब एक जज था, और वो भी जूनियर जज था, बाकी 2 जज आंध्रा वाले थे। तो वो 2 जजेस मुल्की रूल के खिलाफ थे, और पिताजी मुल्की रूल्स के फेवर में थे, क्योंकि ये मुल्की रूल्स के ऊपर बेस करके ही अपना 2 स्टेट्स मर्ज कर दिए, तेलंगाना स्टेट और हैदराबाद स्टेट और आंध्रा स्टेट। तो फादर मुल्की रूल्स के फेवर में जजमेंट देने वाले थे, और वो दूसरे 2 जज मुल्की रूल्स के खिलाफ जजमेंट देने वाले थे। वो 2 जज बोले कैसा तो भी आप हारते, अपने से मिलके आप जजमेंट दो। फादर नहीं, आपका जजमेंट अलग दे दो, 2 मिलके, मैं डिसेंटिंग जज का अलग जजमेंट दे दूं।
तो फादर को कन्विंस नहीं करे, ऐसा डिसेंटिंग जज फेवर में दिया है, 2 खिलाफ थे मुल्की रूल्स के, वो अगेंस्ट दिए। खैर 2:1 अपन हार गए मुल्की रूल्स का जजमेंट। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में यकीन कीजिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में सुप्रीम कोर्ट अलग जजमेंट देता, मगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करा, इसका दूसरा जजमेंट की जरूरत ही नहीं है। जो डिसेंटिंग जज मुल्की रूल्स के फेवर में दिया वही जजमेंट हम अडॉप्ट करते बोलते। फिर सुप्रीम कोर्ट फादर के जजमेंट, तो उस दिन फादर के जजमेंट मुल्की रूल्स और GO 36 के फेवर में दिया। और उस दिन मैं याद है बहुत खुशी में थे, और सिर्फ 2-3 क्लोज फ्रेंड्स, एक जस्टिस मुख्तदर साहब थे यहाँ, और बहुत क्लोज थे मुख्तदर साहब और जस्टिस गंगाधर राव। जस्टिस गंगाधर राव आंध्रा के थे, पर उन्हें भी इंटेलेक्चुअल थे। वो तीनों मिलके डिनर खाए खुशी में, तो वो तो बहुत याद है। महत्वपूर्ण दिन था आपके। जी सर, और एक बात ये थी कि आपके वालिद साहब सियासत से तो बहुत दूर थे, लेकिन आप सियासत में ज्वाइन होना, इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है? असल में एक थोड़ा फैमिली के अंदर एक पर्सनल ये था। ग्रैंडफादर भी उन्हें डायरेक्ट सियासत में नहीं था, उन्हें बहुत मशहूर लॉयर थे, उर्दू पर्शियन में बहुत स्कॉलर थे, और उन्हें भी सियासत के लिए एक डायरेक्ट सियासत में आना बोल के नहीं आया, उन्हें भी इनडायरेक्ट आया। उन्हें पहले निज़ाम सरकार में भी सियासत में आए थे। जैसा निज़ाम सरकार बुला के बोला, आप मशहूर लॉयर है और आप हिंदू है और अपना जो है बहुत सेक्युलर गवर्नमेंट है, तो आप जैसे लोग MLA बना। निज़ाम सरकार में भी असेंबली था, वो असेंबली में MLA बना, क्योंकि वो सरकार अपना लॉस बना रहे थे, तो सेक्युलर लॉस बना बोल के ऐसा। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश बन गया, जब रेगुलर पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुआ, और पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुआ, और उसके बाद देखा पॉलिटिक्स में वो ज़माने में भी थोड़े गलीज लोग रहते थे, और पॉलिटिक्स में धोखा वो सब रहता था वो ज़माने में। और मगर इन्हें तो घुस गया और वही काम कर रहे थे, और उसके सब बेटियों को बोला, इंस्ट्रक्शन दिए, आप जो है देश सेवा करना बोल तो आप प्रोफेसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, मगर पॉलिटिक्स में तो एंटर मत करो बोल के एक एडवाइस दिया। और इसलिए फादर और फादर के ब्रदर्स सिस्टर्स कौन भी पॉलिटिक्स में एंटर नहीं हुए, और मैं समझ रहा था वो एडवाइस मेरे को भी है बोल के, तो मेरे को भी इंटरेस्ट थी नहीं। इनफैक्ट मेरा नाम विश्वेश्वर उन्हें ही लगाया है, क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंस के बाद अपन डेवलपमेंट के लिए सोचना, डेवलपमेंट कौन करते, इंजीनियर्स करते, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, स्कूल हॉस्पिटल बिल्ड करना, तो विश्वेश्वर लगाए, क्योंकि उन्हें विश्वेश्वरैया बोल के बड़ा इंजीनियर है, अपना टैंक बंड हुसैन सागर भी बनाया, ऐसा इंजीनियर बनना बोल के लगाया। तो मैं सियासत में आने का मेरा भी कुछ इंटेंशन, इरादा नहीं था, लेकिन ये तो है समाज के लिए काम करना, और अपन खुद अलग सलग मज़े में है तो उसका मज़ा असल मज़ा नहीं है। हाँ, असल मज़ा बोलते सब मिलके हाँ रहना, तो वो वैल्यू तो टीच करे। तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं बहुत सारे NGO ऑर्गेनाइजेशंस में था, और 2 शुरू भी करा। एक तो प्रोग्रेसिव तेलंगाना फाउंडेशन, और दूसरा जो है जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी फादर मेमोरी में, यादगार में जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी फाउंडेशन। और जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी फाउंडेशन में 3 प्रोग्राम हैं, पर उसमें मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम है ये अपना रूरल यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। रूरल यूथ और रूरल एरियाज के तरक्की के लिए बहुत प्रोग्राम्स करें। उसमें मैं इतने साल अमेरिका में 10 साल था, मद्रास में 5 साल था, उसके बाद विप्रो और जनरल इलेक्ट्रिक में एशिया और यूरोप फिर रहा था, तो 20 साल कम से कम मैं बाहर था। मगर ये प्रोग्राम से मेरे को अपना गांव के लोगों
के कांटेक्ट में आया। वो 2003 से कांटेक्ट हुआ और जब मालूम हुआ अपना गांव जैसा दादाजी के दिन है उससे खराब है, डेवलपमेंट नहीं, पीछे गए अपन। क्योंकि हम जब बचपन में गांव जाता था सब हंसते थे, सब हेल्दी थे। अब गांव में जाए तो इतने रहते